वेलकम बैक टू इग्नू संजीवनी और आप सभी का स्वागत है दोस्तों इग्नू संजीवनी में। और ये वीडियो स्पेशली होने वाला है इंग्लिश मीडियम के लिए। और अपना जो सब्जेक्ट कोड है वो है BHIC 131, दैट इज़ BA जनरल हिस्ट्री। जो हिस्ट्री प्रोग्राम BA प्रोग्राम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए सब्जेक्ट है। और इसके अंदर जो भी अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चार ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। मैं उसको लाइव दिखाऊंगा आपको कि वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। और अगर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, अगर आपने जो सब्सक्राइबर्स है उसके टारगेट को 500 तक किया तो मैं गारंटी देता हूँ आप जो सब्जेक्ट बोले इंग्लिश में मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। जो अगला सब्जेक्ट कोड होगा BHIC 132 उसके लिए भी बना दूंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना और ग्रुप्स में भी शेयर कर देना यार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलो अब बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है, क्रिटिकली डिस्कस आर्कियोलॉजी एज अ सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब जो अपनी इंडियन हिस्ट्री है उसको लिखने के दो चीज है। एक जो रिलीजियस टेक्स्ट होता है और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हमें क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब मिलते हैं जब हम खुदाई करते हैं किसी भी एक पुरानी जगह की, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखो मैं आपकी इसका रिपीटेशन दिखाता हूँ। 3 बार लगातार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। Same question, write a note on the importance of coin and inscription as a source of reconstruction of ancient Indian history। और देखिए जो इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स है ना, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही हैं। जब खुदाई की जाती है तो यही मिलते हैं। ठीक है, अब वैसे ही सेम ये तीसरे मतलब जून 2023, एक साल पहले का क्वेश्चन पेपर है। डिस्कस द आर्कियोलॉजिकल सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ये क्वेश्चन देखो 20 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको 3 बार जिसकी अकरेंस हुई है वो दिखा दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा वो भी इसी पे होगा। ठीक है गाइज, चलिए। और इसके बाद मैं बताता हूँ, देखिए अर्ली वैदिक पीरियड एरा और पोस्ट वैदिक एरा, ये दो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीट होंगे। जैसे ये देखिए, राइट एन एसे ऑन अर्ली वैदिक पॉलिटी एंड रिलीजन। अब देखिए मैं आपको ये फिर से ऐसा ही क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मतलब इससे ही मिलता जुलता होगा। जो वैदिक एरा है उसी पे। हाँ, एनालाइज द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। जो एक पहले का है और एक बाद का है वैदिक एरा के। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट करते हैं। मतलब इनमें से एक आता है या दो भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब द सलाइंट फीचर्स ऑफ लेटर वैदिक पॉलिटी एंड सोसाइटी। और इसका ना देखिए हर बार ना ये दोनों क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, मतलब एक साथ में ही। सो दो क्वेश्चंस ये हो गए, एक अर्ली और एक लेटर वैदिक पीरियड। इसका भी एक्सप्लेनेशन होगा। और उसके बाद होगा कि डिस्कस अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब मतलब एक क्वेश्चन आता है ऐसे करके कि जो फॉरेन इन्वेशंस हुए, ठीक है, या फिर हाँ, इनका क्या इफेक्ट पड़ा अपने इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, समथिंग लाइक ऐसा हो सकता है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेशंस ऑन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया और इंडियन सोसाइटी, और या कल्चर के थ्रू भी आपसे ये पूछ सकते हैं। तो ये चार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन वीडियो के आखिरी तक बने रहो, लास्ट में वो अपने आप आएगा जो क्वेश्चन होगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन पक्का आता है, मैं आपको उसकी भी गारंटी दे रहा हूँ। उसके ऊपर पूरा चैप्टर है। और अगर आपको यकीन ना हो, BHIC 131 का चैप्टर नंबर 2 है, वो उसी से है। उसी मतलब क्या कहते हैं, उसी चैप्टर का वो क्वेश्चन है मेन। और बुक का नाम, जो चैप्टर है उसका नाम भी वही है। सो वीडियो के साथ बने रहो। और अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और PDF चाहिए हो तो कमेंट करना, PDF मैं आप लोग को पिन कर दूंगा, आई मीन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनका जल्दी से। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ। इन क्वेश्चन को कैसे बढ़ाएंगे जल्दी यार गाइज, और सबसे पहले अगर आपको PDF चाहिए तो 500 सब्सक्राइबर के टारगेट को पहुंचाओ और कमेंट करो PDF। मैं पक्का आपको ये PDF सेंड कर दूंगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। चलिए, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, डिस्कस द आर्कियोलॉजिकल सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। जो ये क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। एक इससे आता है और एक जो दूसरा क्वेश्चन होता है ना कि रिलीजियस सोर्सेज। सो
अगर क्वेश्चन आता है ना रिलीजियस सोर्सेज, तो उसके अंदर आपको जो भी वेद हैं उनसे उसको रिलेट करके बताना है कि कैसे वो इंडिया की हिस्ट्री को रिक्रिएट करने में हेल्प करते हैं। एक और मोटा मोटा ओवरव्यू देता हूँ। जैसे जो भी वो क्या कहते हैं रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं ना, उनसे इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि दैट व्हाट आर इंडियंस बिलीव एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट दे प्रैक्टिस, व्हाट आर द रिचुअल्स ऑफ दैट टाइम। सो आई होप आप उसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे उस आंसर को। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को, तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा वीडियो। ठीक है गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि सब्सक्राइब करते नहीं हो। मैं 1 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा, दैट्स वाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Archaeological sources play a crucial role in reconstruction ancient Indian history by providing tangible evidence of the past civilization, cultures, and society. Here are some key archaeological sources used in this endeavor। ठीक है, तो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं कि जो ऐसा एक प्लेस होता है फ्रॉम वेयर वी गेट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द पास्ट एंड एंशियंट सिविलाइजेशंस। ठीक है, और इससे क्या करते हैं कि हम ना एक एक चीजों को बनाते हैं। जैसे आप लोगों को नहीं पता, हिस्ट्री जो है ना पूरी, वो चीजों जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनके ऊपर ही कंस्ट्रक्ट की गई है। किसी ने देखा नहीं था कि उस जमाने में क्या होता था, बस हमने चीजों को देखा, एनालाइज किया और उससे एक कहानी को क्रिएट किया है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है। अब देखिए जो उनके अंदर चीजें यूज होती हैं वो होती हैं एक्सकवेटेड साइट्स। अब देखो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट वेरियस साइट्स अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू अनकवर रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिटीज, टाउन एंड सेटलमेंट। दीज साइट्स इंक्लूड वेल नोन places like Harappa, Mohenjo-daro and Kalibangan belonging to the Indus Valley civilization, as well as numerous other sites across the India dating to different periods। अब देखिए एक्सकवेटेड साइट्स क्या होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हड़प्पा जो है वो एक एक्सकवेटेड साइट थी, मतलब जिसकी खुदाई की गई थी। फिर हमें एंशियंट सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उसके बारे में पता चला। और आप लोगों को पता होगा कि जैसे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके जो पतन, मतलब जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से वो खत्म हुआ, उसके क्या कारण रहे उसके ऊपर एक पूरी मूवी है। सो दैट्स व्हाट वी आर एबल टू नो फ्रॉम दिस एक्सकवेटेड साइट्स। ठीक है, अगला है आर्टिफैक्ट्स। अब आर्टिफैक्ट्स आप सब अवेयर होंगे कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। आर्टिफैक्ट्स अनहर्ट ड्यूरिंग एक्सकवेटेड ऑफर वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू एंशिएंट लाइफ। दिस इंक्लूड pottery, tools, ornaments, coins, seals, sculptures, and household item. Each artifact provide clues about the technological advancement, trade network, religious belief, and socio-economical structure of the time। अब देखिए आर्टिफैक्ट्स बेसिकली कंटेन्स जो पॉटरीज होती हैं, टूल्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो भी गहने वगैरह होते हैं, कॉइन, सील्स, स्कल्पचर्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स दैट आर आर्टिफैक्ट्स। और इससे हमें पता चलता है ना कि उस वक्त की टेक्नोलॉजी कैसी थी और नेटवर्क क्या था, बिलीफ क्या था। अब बिलीफ से मैं आपको बताता हूँ, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर ना एक लेडी का स्टैचू मिला जिसको ऑर्नामेंट्स बनाए गए थे और उसकी पूजा की जाती थी। और जब आप मूवी देखेंगे मोहनजोदड़ो, तो उसके अंदर भी वो जो एक पानी में जाती हैं अपने सिर के ऊपर लेके, तो वो भी एक मूर्ति होती है जो किसी माता की होती है। तो दैट्स वी आर एबल टू कंक्लूड दैट देयर रिलीजियस बिलीफ बिलोंग टू गॉडेस, नॉट गॉड। वहाँ पे जो गॉडेस थी उनको ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, आर्किटेक्चर, architectural remains such as building, temples, palaces, and fortifications provide evidence of construction technique, urban planning, and social priorities. The design and layout of structures offer insight into the organization of ancient settlement and the religious or political significance of certain location। अब देखिए आर्किटेक्चर क्या है कि जो भी हमारा आज का, आप देखिए आज की जो शहर है वो कितने ज्यादा डेवलप हो रखे हैं और गांव में बिल्कुल इसका अलग है। तो जो बेसिकली जो भी डिजाइन है ना, हाउ द हाउसेज आर मेड, स्ट्रीट्स एटसेट्रा, दिस ऑल आर आर्किटेक्ट। और इससे ना हमें पता चलता है कि उस वक्त की इंजीनियरिंग क्या थी। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन और लेआउट का तरीका क्या था उन मतलब सिविलाइजेशंस। ठीक है, और इसका एक अच्छा एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल मैं बताना चाहूँ, तो जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें मोहनजोदड़ो का ग्रेट बात है। और जो मोहनजोदड़ो है ना, तो उसका जो क्या था, वेल डिफाइंड ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पे मोहनजोदड़ो में उस टाइम पे, एक एंशियंट सिविलाइजेशन में। खैर अभी तो हमारे आसपास में भी नहीं होते इतने ज्यादा वेल डिफाइंड। ठीक है, inscriptions found on stone pillar, tablet wall and metal plates provide written records of historical event, royal
grace, religious donation, and administrative detail deciphering. These inscription helps historians understand the political development, social norms, and cultural practice of ancient Indian societies. So basically inscription क्या होते हैं कि these are written on palm tree, ठीक है, stones, pillar, walls, metal plates, etc. और basically these are written records of history. मतलब जो पहले के टाइम में जो भी राजा महाराजा कोई काम करते थे ना, चैरिटी करते थे, तो अगर उसको पाम ट्री पे लिखते हैं तो धीरे धीरे तो नहीं पता चल गया ना कि वो चला जाएगा, इसीलिए वो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन बनवाते थे। मतलब जो मेटल प्लेट्स होती थी, अशोक का स्तंभ आप लोगों ने सुना होगा, वो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंस्क्रिप्शन का, ठीक है। और उसके अंदर ना अशोक के बारे में उन्होंने क्या किया था उसके बारे में लिखा गया था, सो इंस्क्रिप्शन। अब देखिए कॉइन्स, coins are the significant archaeological source for the reconstruction of Indian ancient history. They provide valuable insights into economic system, trade network, political development, and cultural exchange of the time. Here's how contribute. मैं आपको समझाता हूँ कि how coins contribute to our understanding of ancient India. मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आंसर काफ़ी बड़ा हो जाता है और वीडियो बड़ी होती है, तो जो ऑडियंस रिटेंशन होता है वो बहुत कम होता है, ऑडियंस आती है और चली जाती है। सो बेसिकली गाइस देखिए, कॉइन्स क्या होता है कि कभी भी आप अगर जब आर्कियोलॉजिस्ट एग्जिबिट करते हैं किसी भी सोसाइटी को या एविडेंसेस को, तो जब कॉइन्स मिलते हैं ना, तो अगर गोल्ड कॉइन्स होते हैं, सिल्वर कॉइन्स होते हैं, तो इससे आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दैट व्हाट वर देयर इकोनॉमिकल कंडीशंस, हाउ दे वर लिविंग, समथिंग लाइक दिस। बिकॉज देखिए जब आपके पास गोल्ड है, सो दैट मीन्स यू आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड एवरी वन अराउंड यू इज रिच, you can say that, because the advancement of tools and other things also contribute to this. So we can easily conclude their economic system. Okay, then afterward, trade network, political development, etc. So that's how coins are valuable. And one more thing guys, जो coins के बारे में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ ना, इससे ना हम ना टाइम पीरियड के बारे में भी पता लगाते हैं कि उस टाइम कौन से रूलर का लाइक जो शासन कर रहे थे उनका पीरियड था, बेसिकली विच रूलर इज रूलिंग एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, और उसके ऊपर ना टाइम पीरियड भी लिखे रहते हैं, तो इससे भी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद केव पेंटिंग एंड रॉक आर्ट। अब देखिए, केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया डेपिस्ट seen from everyday life, religious rituals, hunting scenes, and mythological stories. These artwork offer glimpse into our cultural practice, artistic expression, and belief system of prehistory and early historical communities. अब फॉर एग्जांपल देखो, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको अच्छे से। एजेंटा एलोरा की जो आपने केव्स देखी होंगी, तो उसके अंदर क्या था, जो केव पेंटिंग है उससे हमें उस टाइम के कल्चरल बिलीफ के बारे में काफी कुछ पता चलता है। वैसे ही जो अलग अलग हमें मिलते हैं ना, लाइक एक्सकवेटेड साइट्स, तो वहाँ पे ना इंस्क्रिप्शंस रहते हैं, ठीक है। उन केव के अंदर बेसिकली पेंटिंग रहती है गॉड की, गॉडेस की, है ना। तो इससे ना हमें उस टाइम के काफी चीजों के बारे में पता चलता है। और ये जो हंटिंग सीन्स इसके अंदर मेंशन है ना आंसर में, तो आपने देखा होगा कि अर्ली मैन जब पेंटिंग करते थे ना, जो अर्ली मैन्स की पेंटिंग मिली थी, तो उसके अंदर वो एनिमल को हंट करते हैं, उसका भी उन्होंने पेंट किया था। सो केव पेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी से तो हमें पता चलता है कि उस टाइम वो लोग हंटिंग भी करते थे और जानवर कैसे होते थे, एक मोटा मोटा ओवरव्यू भी मिलता है, ठीक है। जियोग्राफिकल सर्वेस एंड रिमोट सेंसिंग। Modern techniques such as geographical surveys and remote sensing technologies like LIDAR, light detecting and ranging, help archaeologists identify buried structures and ancient landscape without extensive excavations. These non-invasive methods enhance our understanding to the spatial organization and extend to an ancient settlement. So basically देखिए, जो भी ये लिडार होते हैं ना, मतलब लाइट डिटेक्टर्स होते हैं, अगर आम भाषा में कहूँ तो इनसे क्या होता है ना कि जब आप डिटेक्ट करेंगे ना किसी ऐसी जगह पे मिट्टी वाली, और अगर वहाँ पे अंदर कोई भी मेटल हो तो डिटेक्ट करता है ना, तो वो साउंड करता है, ठीक है। तो उनसे क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को ना बहुत आसानी होती है किसी भी जगह की एक्सकवेशन में, मतलब खुदाई करने में, बिकॉज जब आप रेडार लेके जाते हैं और अगर वहाँ पे कुछ नहीं होगा तो वो बिल्कुल साउंड नहीं करता,
ठीक है। तो टेक्नोलॉजीज जो ज्योग्राफिकल सर्वेस होता है और रिमोट सेंसिंग, इससे भी हम रिकंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है। बाय इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम दीज डाइवर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट piece together the puzzle of ancient Indian history, shedding light on the rich tapestry of culture, civilization, and society that flourished into the Indian subcontinent over a millennia. देखिए, जब आप इन सबों को कंबाइन करेंगे तो आप अच्छी तरीके से इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ठीक है। और बेसिकली दिस इज द एंड ऑफ दिस आंसर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, 20 नंबर का आएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस आंसर को नोट करना चाहो नोट कर लो। और यार, अगर आप एक बार सब्सक्राइबर पूरे करवाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा। या तो जो सब्सक्राइब कर देना वो लिख देना कि सब्सक्राइब पीडीएफ, मैं पक्का उसको सेंड कर दूंगा पर्सनल, वो जहां बोले, whether it's Instagram, WhatsApp, what wherever he wants, I will send him or her, that doesn't matter. So let's move toward the next question. Describe the salient feature of later Vedic polity and society. फिर से repeat करना चाहूंगा, that is the most important question. Either later Vedic period or early Vedic period, these two questions, one of them will definitely going to come. Okay, mark my word, one of these will definitely come, or I can bet on the first question, guarantee. The later Vedic period, roughly spanning around 1000 BC to 600 BC, witnessing significant development in the polity and the society of ancient history. Here are the salient features. Okay, tripartite social structure. The society was divided into three main streams, varnas or classes, Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas. The hierarchy social order known as the Varna system was based on occupation and birth. So basically जो later Vedic period था, early Vedic period और later Vedic period, दो Vedic period होते हैं। जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसके अंदर कुछ चीज़ें बेकार थी, और जो लेटर वैदिक पीरियड आया उसके अंदर कुछ चीज़ें बेकार थी, कुछ चीज़ें अच्छी थी। ठीक है। सो उसके अंदर नहीं जाते, धर्म पे बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। ठीक है। वेल, मेरा भी धर्म है यार, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है। तो समझिए सिर्फ आंसर को कि ट्राइपार्टियल सोशल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी थी ना उस टाइम में, वो थ्री मेन वर्नास में डिवाइड थी, जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। और ये जो हायरार्की बनाई गई थी ना, ये आपके बर्थ और ऑक्यूपेशन के हिसाब पे बनाई गई थी। पहले ना जो लेटर मतलब अर्ली वैदिक पीरियड था, उसके अंदर क्या था, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ब्राह्मण हो जाओगे, अगर आप युद्ध करते हो तो क्षत्रिय, व्यापार करते हो तो वैश्य। बट जो बाद में शंकराचार्य जी आए ना, जहां तक मुझे पता है यार, तो उसके बाद से ना ये सब बंद हो गया। उसके बाद जैसे राजा का बेटा राजा होगा ना, वो वाला सिस्टम हो गया, जिसके घर में तुम बर्थ लिए ना तो तुम वही मतलब बन जाओगे। अगर फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय के घर में हो तो क्षत्रिय, वैश्य के घर में हो तो वैश्य। ठीक है। चलिए, emergence of जनपदास। तो during the period the tribal society of the early Vedic period gradually transitioned into settled agriculture communities known as janpadas. These were territorial unit governed by the king rajas who exercised political authority over perspective territories. So basically उस टाइम में ना जनपदास का राइज हुआ। जो पीरियड था ना लेटर वैदिक पीरियड, तो उस टाइम क्या था कि अ किंग कैन नॉट कंट्रोल हिज ऑल किंगडम, सो दे सेटल्स अ स्मॉल यूनिट्स फॉर गवर्निंग। ठीक है। मतलब छोटे छोटे सिस्टम्स को बनाते हैं, जो भी वो जनपद, उन्हें जनपद के नाम से बुलाया जाने लगा। ठीक है। और वो जो छोटे मोटे विवाद होते थे ना, उसको सॉल्व करते थे। ठीक है। तो एमरजेंस ऑफ जनपदास ये भी लेटर वैदिक पीरियड के बाद आया। राइस ऑफ मोनार्की। द लेटर वैदिक पीरियड सॉ द राइस ऑफ मोनार्कियल स्टेट वेयर किंगशिप बिकम हेरिडिटी एंड सेंट्रलाइज्ड किंगशिप बिकेम इंक्रीज इंपॉर्टेंट एंड मोनार्की असेसेड देयर अथॉरिटी थ्रू रिचुअल्स, वॉरफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सो देखिए, जो बेसिकली राइस ऑफ मोनार्की क्या होता है, इसके अंदर ना जो किंग होते हैं ना, वो सेंट्रलाइज हो जाते हैं। मतलब किंग इज द मेन अथॉरिटी, है ना, और उनके ही सराउंडिंग में सब कुछ होता है। ठीक है। सभा एंड समिति, मतलब सभा और समिति ये पहले भी हुआ करती थी, बट इस टाइम में भी था। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सच एज सभा, काउंसिल ऑफ एल्डर एंड समिति, पॉपुलर असेंबली प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द गवर्नेंस। अब देखिए, जो एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स था एंड पॉपुलर असेंबली, इसके अंदर ना आप एक
कॉमन सा डिफरेंस याद रखिएगा, उससे ना आपको बहुत आसानी मिलेगी। इस आंसर को आप काफी बड़ा भी कर सकते हो। देखिए जो दो सभा होती थी ना, मतलब काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स, वो ऐसे लोगों को कंसिस्ट करती थी जो रिस्पेक्टेड एल्डर्स होते हैं, और वो एडवाइस करते थे किंग को एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस करने में। आप ना इसको उससे जैसे सभा से मान लो जो सरपंच होते हैं ना, मानो किसी गांव में जो एल्डर्स होते थे उनके साथ किंग ने किसी मैटर में किया, तो वो सभा थी। और जो समिति में क्या होता था ना कि एक ब्रॉडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होती थी। फॉर एग्जांपल मान लो मंत्री, महामंत्री, ये सारे जो भी मतलब सॉरी जनपद वगैरह जो ये होते थे ना, ये उनके लिए होती थी समिति। ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस। तो देखिए जो लेटर वैदिक पीरियड आया ना, तो इसके अंदर ना जो अपना इंडिया का जो अपना धर्म है ना, अपना हिंदुत्व, उसके अंदर ना ये एक बुरी चीज आई कि जो रिचुअल परफॉर्म करना और सेक्रीफाइसेस और सेरेमोनियल थे ना, ये तो पहले भी चलते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, बट इस टाइम में भी ना चलते ही रहे। इसके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। भक्ति मूवमेंट हो चाहे कोई सा भी मूवमेंट हो, बट ये नहीं बदल पाया। ठीक है। टू बी द सेंट्रल ऑफ द वैदिक सोसाइटी सर्विंग बोथ रिलीजियस एंड सोशल फंक्शन, द परफॉर्मेंस ऑफ एलोबरेट रिचुअल सच एज द यजान्स रीइंफोर्स सोशल हायरार्की। वैसे ये यज्ञ होगा, इसको यजनास ऐसे बोला जाता है ना। सोशल हायरार्कीज एंड मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ द प्राइसली क्लासेस। अब देखिए जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, ब्राह्मण्स को ऊपर इसीलिए रखा गया ना, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि जो भी अपने रिचुअल्स परफॉर्म होते थे ना, वो उनके बिना नहीं होते। ठीक है। तो ब्राह्मण्स इसीलिए ऊपर रहे। चलिए, इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजियस टेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद ना जो इमरजेंस हुए, नए नए रिलीजियस टेक्स्ट आना शुरू हुए। मतलब जैसे मार्केट में न्यू बुक्स आती है ना, वैसे ही न्यू न्यू बुक्स आना शुरू हुई। ठीक है। द लेटर वैदिक पीरियड विटनेस द कंपोजिशन ऑफ न्यू रिलीजियस टेक्स्ट नोन एज द ब्राह्मणास एंड अर्कन्यास, which provide elaborate explanation and interpretation of Vedic rituals, cosmology, and philosophy concepts. These texts were primarily composed in prose and served as a guide for ritual practice and religious instruction. अब देखिए जो पहले के वेद होते थे ना, वो सबके पढ़ने की बस की बात नहीं थी, और अभी भी ऐसा है, बिकॉज दे वर इन संस्कृत। और मतलब पूरा अच्छे से उसको कोई जानता नहीं था। तो जो मेन मेन यज्ञ होते थे और जो भी प्रैक्टिस होती थी उसके ना शॉर्ट वो बनाए गए, मतलब समझ सकते हो यार आप, एक शॉर्ट बुक, हेल्प बुक बनाई गई, जैसे एनसीईआरटी होती है ना, उसकी एक हेल्प बुक बना दी जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह न्यू रिलीजियस टेक्स्ट आने लगे जिन्हें ब्राह्मणास और अर्कन्यास कहा जाता था। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। अब जो लेटर वैदिक पीरियड आया था ना, और उसके अंदर जो एक्सपेंशन हुआ अपने ट्रेड का, और अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हुआ, मतलब सिटीज डेवलप्ड होने लगी, जो विलेजेस थे वो भी डेवलप होने लगे। देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड नेटवर्क एंड अर्बन सेंटर्स ड्यूरिंग द लेटर वैदिक period. Trade routes connected different regions, leading to increased commercial activities and the growth of urban settlement. Urban centers served as a hub for economic exchange, craft production, and administrative function. So basically, एक्सपेंशन होने लगा ट्रेड का, और उसके अंदर मतलब इंक्रीज होने लगी कॉमर्शियल एक्टिविटीज, विच लीड टू द अर्बनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब देखो पैट्रियार्कल सोसाइटी का क्या होता है कि पितृ सत्तात्मक, मतलब बेसिकली मान लो जो ह्यूमन मेल्स होते हैं ना, उनका ही डोमिनेंस रहता है। ठीक है। प्रॉपर्टी पे भी उनका राइट है, हर चीज पे उनका राइट है। अब देखिए इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। वैदिक सोसाइटी रिमेन पैट्रियार्कल with men holding dominant position in social, economical, and political spheres. Women were primarily confined to the domestic roles and had limited access to education and property rights. मतलब महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते, पुरुषों के पास सारे अधिकार होते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक, या जो भी हो। ठीक है। ओवरऑल द लेटर वैदिक पीरियड विटनेस द कंसोलिडेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, द emergence of monarchical societies, and the continuation of ritual and hierarchical social structures, and that laid the foundation of subsequent development in Indian polity and society.
सो बेसिकली देखिए इसके अंदर ओवरऑल इसको कंक्लूड किया गया है जो भी था, और ये ज़्यादा कहीं से नहीं लिखा गया, जो आप ये ऊपर पढ़ते आए हो ना उसी को सम अप किया है मैंने। सो इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो पीडीएफ। मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से पेपर में पढ़ सकें, अपने साथ आंसर ले जा सकें। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट यूएफएम हो जाता है यार। सो आप समझदार हैं, बाकी तो आगे ठीक है। डिस्कस अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो देखिए अलेक्जेंडर वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महान इंसान है। देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, महान सिकंदर, इन्वेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया टुक प्लेस इन द 4th century BCE, had a significant implication for the region history and culture. Here's discussion of the invasion. सो बेसिकली देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे, उन्होंने 20 साल की उम्र में सपना देखा था पूरी दुनिया को जीतने का, और वो उस मिशन पे निकले। जैसे ही उन्होंने 18 की एज में, या पता नहीं कितने भी एज में, काफ़ी छोटी एज में उन्होंने अपनी गद्दी संभाली आफ्टर हिज फादर डेथ। और उसके बाद ना उन्होंने अपने मिशन पे निकल गए, मैन ऑन मिशन। और मिशन था उनका पूरे दुनिया को अपने जीतना, ठीक है, कॉन्कर करना। देखिए आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज रूल ओवर ग्रीस एंड कॉन्करिंग द पर्शियन एम्पायर, Alexander set his sight on expanding his empire further eastwards. In 326 BCE, he crossed the Hindu Kush mountain and entered the northwestern region of the Indian subcontinent, which were ruled by various local kings and kingdoms. So basically Alexander the Great जो थे वो ग्रीस के थे, और जब उन्होंने ग्रीस के ऊपर अपना पूरा शासन को किया ना, मतलब अच्छे से मजबूत किया, उसके बाद उन्होंने पर्शियन एम्पायर्स को जीतना शुरू किया, और उसके बाद अपनी निगाह रखी उन्होंने ईस्ट वर्ल्ड के अंदर एक्सपेंड करने की अपने एम्पायर को, ठीक है। और उसके बाद जो अपना हिंदू के मतलब हिंदू कुश माउंटेन्स है, वहां से उन्होंने शुरुआत की, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, ठीक है। मतलब देखिए इंडिया के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट रीजन है जो अपना, ठीक है, जो पंजाब के साइड का आता है ना, वहां पे। और जो अगर ग्रीस से देखोगे ना तो ये ना ईस्ट वर्ल्ड में पड़ेगा उसके, ठीक है। तो इस वजह से आइए इसके अंदर कंफ्यूज मत होना कि ईस्ट वर्ल्ड लिखा है और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पंजाब, मतलब जो पहला उन्होंने आक्रमण किया वो पंजाब की तरफ हुआ था। तो अलेक्जेंडर आर्मी फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम सेवरल इंडियन रूलर्स, नोटेबली किंग पोरस of the Purvas kingdom. However, Alexander military tactics and superior weaponry allowed him to defeat Porus in the Battle of Hydaspes, modern day Jhelum River, in 326 BCE. Despite being outnumbered, Alexander's force prevailed and Porus displayed valor and earned Alexander respect. तो बेसिकली हुआ क्या था, जब हाइडास्पेस की जो ये हाइडास्पेस की लड़ाई थी ना, उसके अंदर अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई थी। पोरस जो थे वो जो पंजाब के साइड में है ना, पौरवा किंगडम, वहाँ के राजा थे। और जो पहली बार उसकी अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी ना, तो अलेक्जेंडर के पास इतनी आर्मी नहीं थी जितनी पोरस के पास थी। उसके बावजूद जो अलेक्जेंडर का दिमाग था, जो उसके अंदर मैनिफेस्टेशन विल थी, जो भी हो, उसके सहारे ना उसने उसको हराया। और डिस्पाइट बीइंग ऑफ अननंबर्ड, अलेक्जेंडर जीते, ठीक है। और पोरस ने बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई, तो उन्होंने अलेक्जेंडर का रिस्पेक्ट अर्न किया, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रिब्यूट एंड अलायंस। अब जैसे अलेक्जेंडर का मतलब इंडिया में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, तो अलेक्जेंडर ना इतना क्रूल इंसान नहीं था। उसका जीतने से मतलब था दुनिया को, दुनिया के ऊपर राज करना था उसे, ना कि दुनिया को तंग करना था या सताना था। बस उसे विश्व विजेता बनना था। तो इसी के लिए कितने लोगों ने उनके ऑनर में, और जो उनके घोड़े का ऑनर था, मतलब जो उनका घोड़ा था, ठीक है, अरे घोड़ा वो वाला घोड़ा है ना, मतलब जिसके ऊपर युद्ध करने जाते हैं, ठीक है, उनके ऑनर में काफी सारे वो सब बनाए गए, ठीक है। देखिए फॉलोइंग हिज विक्ट्री ओवर पोरस, अलेक्जेंडर एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद द अदर लोकल रूलर्स एंड रिसीव ट्रिब्यूट्स एंड allegiance from some of them. He founded two cities, Alexandria, Nicaea, modern day Mong, and Alexandria, Buche Palace. ये इनके घोड़े का नाम था, नेम्ड आफ्टर हिट हॉर्स ब्यूके पैलेस, एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री आउटपोस्ट इन द रीजन, ठीक है। तो उनके लिए ये उनके ऑनर में दो चीजें हुई, अलेक्जेंड्रिया, नाइकिया,
मॉडर्न डे मोंग है जो, और अलेक्जेंड्रिया ब्यूसेफेलस, ठीक है, ब्यूसेफेलस, आई एम सॉरी, मैंने शायद मिस प्रोनाउंस किया था उसे पहले, ब्यूसेफेलस, ठीक है, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। लिमिटेड एक्सपेंसेशन डिस्पाइट इनिशियल सक्सेस, अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज मार्क्ड बाय लॉजिस्टिक चैलेंज, रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन एंड वेयरनेस ऑफ हिज troops. His soldier grew homesick and weary and of continuous warfare in unfamiliar land. Consequently, Alexander's conquest in the Indian subcontinent remained limited to the northwest region. अब देखिए जो अलेक्जेंडर का मतलब जो भी सपना था ना, ये इंडिया के अंदर ना ज्यादा नहीं चल पाया। अब ये मत सोचना उसके अंदर दम नहीं था या कुछ भी नहीं था। अलेक्जेंडर ना वापसी भी जाना पड़ा था, और जो उनके ट्रूप्स थे ना वो काफी ज्यादा थक गए थे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो वो जो ग्रीस से थे अलेक्जेंडर, और उसके बाद ना इंडिया में आते के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा, तो इतना ज्यादा उनके ट्रूप्स को आराम भी नहीं मिला। और जब आप इतना ज्यादा मतलब ट्रैवल करोगे, ठीक है, तो बीमारी वगैरह तो काफी सारी ऐसी चीजें थी ना, इसकी वजह से अलेक्जेंडर का जो एक्सपेंशन रहा ना वो काफी लिमिटेड रह गया इंडिया के अंदर, ज्यादा नहीं कर पाए, ठीक है। और जहां तक कर पाए काफी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए उन्होंने, वेरी फ्रेंडलीनेस रिलेशनशिप established by अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। और जो मेन पॉइंट आता है ना हमारे लिए वो है कल्चरल एक्सचेंज। जो भी फॉरेन इन्वेशंस हुए ना हमारे ऊपर, उससे कल्चर का एक्सचेंज होता है। अब समझना कैसे होता है, जब मानो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो यहीं पे सेटल हो गई होगी, ठीक है, तो उसके बाद जो वो यहाँ पे सेटल हुए तो यार प्यार मोहब्बत इश्क वो सब होता है। उसके बाद वो यहाँ से लेके ग्रीस गए होंगे, तो इंडिया का जो मतलब वो था मूलभूत, वो ग्रीस गया, ऐसे समझिए, ठीक है। और उसके बाद इंडिया से कोई लेडी गई ग्रीस, ठीक है, और उनके मान लो कि यार भाई भी तो होंगे, कभी वो मिलने गए होंगे तो वहाँ उन्हें कोई सुंदरी पसंद आई होगी, तो इसी तरह कल्चर एक्सचेंज हुआ। आई मीन मैरिजेस हुए, तो फिर उनके जो कल्चर्स होते हैं ना एक दूसरे के, अब जब मैरिज होगी तो एक दूसरे के कल्चर भी तो सीखेंगे वो लोग, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मतलब समुद्री मार्ग अलेक्जेंडर ने अब यूज किया था आने के लिए, तो उससे ग्रीस जाने का और इंडिया में ग्रीस ट्रेड करने का भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हुआ। और आफ्टर दैट हम लोगों के पास ना एक दूसरे की टेक्निक्स का भी लेन देन होना शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट है लेगेसी। Although Alexander campaign India was relatively brief and did not result in long-term Greek control over the region, it left a lasting impact on the Indian history and consciousness. His invasion introduced Indians to Greek military tactics, technology, and practice ideas. Additionally, Alexander's conquest paved the way of eventual establishment of the Mauryan Empire under the Chandragupta Maurya, who capitalized the weakening of local kingdoms after the Alexander departure. In summary, Alexander the Great invasion of northwest India was a significant historical event that influenced the region's political dynamic, cultural exchange, and subsequent development in the Indian history. I'm also in British like guys, तो देखिए जो भी था ये सब बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि जो अलेक्जेंडर का हमारे पर हमला हुआ था ना, इन्वेशन हुआ, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा, ठीक है, और उतना लॉन्ग टर्म नहीं रहा था। आप समझ चुके होंगे क्यों नहीं रहा था, सेना का थक जाना, उनकी सेना बीमार हो चुकी थी, और मतलब क्या कहते हैं, कुछ कल्चरल ऑब्स्ट्रक्शंस, या बेसिकली माने तो जो मतलब हाँ, जो कॉमन पीपल थे उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और क्लाइमेट हो सकता है, क्योंकि ग्रीस और इंडिया का क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो ये सारे रीजंस रहे थे जिसकी वजह से उनका इन्वेशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और उसके बाद ना मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश होने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि जो अलेक्जेंडर का इन्वेशन था ना, तो उसके बाद क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा किंगडम्स जो थे वीक हो चुके थे। अब पोरस जैसे राजा भी हार चुके थे, उसके बाद छोटे छोटे किंगडम्स का राइज हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें आसानी से जीतते गए, क्योंकि इनके गुरु चाणक्य विष्णुगुप्त थे, है ना। सो बेसिकली दिस एंड्स हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन आप सभी जानते हैं अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में से एक, और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, बिकॉज इसका बेसिक सा रीजन है कि ये जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली के पास में मिली थी, सिंधु रिवर के पास में, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है, कमेंट में बताओ, मैं तो बता ही दूंगा थोड़ी देर बाद आप लोगों को, ठीक है।
The Harappan civilization, also known as the Indus Valley civilization, was one of the earliest urban civilization flourishing in the Bronze Age around 3300 BCE to 1300 BCE in the fertile plains of the Indus River and his tributaries. The geographical spread of the Harappan civilization encompasses a vast area in the what is now modern day Pakistan and northwest India. Here's a discussion of its extent, जो मैं आपको बताऊंगा। और बेसिकली देखिए, इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फर्स्ट सिविलाइजेशन मिली थी इसके अंदर वो हड़प्पा ही थी, है ना। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंडस रिवर के पास में मिली थी, और ये जो सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी फर्टाइल लैंड्स के पास में थी। जो सिंधु घाटी थी, और जो ये सभ्यता है अभी के जो मॉडर्न पाकिस्तान है उसके अंदर इसके कुछ वो मिले हैं हमें रिमेन्स, और कुछ अपने इंडिया में भी मिले हैं। जो मेन मेन है ना, ये मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में ही पड़ता है ना। चलिए, इंडस वैली, इंडस रिवर वैली। The heartland of Harappa civilization was situated in the basins of the Indus Valley and its major tributaries, the Ghagra, Hakra, also known as Saraswati, and the Ravi cities and the settlements were strategically allocated along these rivers, which provide a steady water supply for agriculture and facilitated trade and transportation. जल ही जीवन है, तो इंडस वैली रिवर के पास से ना इस सभ्यता का राइज हुआ था। मतलब यहीं से ये राइज की थी क्योंकि रिवर के अराउंड ही पहले टाइम में जो कम्युनिटीज होती थी या जो भी ट्राइब फैमिलीज होती हैं वो रहती थी। ठीक है, पंजाब रीजन में, तो द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट पार्टिकुलरली नोन एज पंजाब रीजन वाज अ कोर एरिया ऑफ हरप्पन सेटलमेंट। सिटीज सच एज हरप्पा, मोहनजोदड़ो एंड गनेरवालिया वर सिचुएटेड इन दिस रीजन, showcasing the urban sophistication and organization skills of the civilization। अब जो पंजाब के रीजन है ना उसके अंदर हड़प्पा जो था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है, और गनेरी वाला, ये इस रीजन में मिलते हैं। और ये उस टाइम के ना जो स्किल्स थे, मतलब जो भी उनका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर था, ये इनके मेन कुछ शहर थे, और इससे हमें उनके बारे में पता चलता है। गुजरात, आप देखो गुजरात ना एक पोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे ना उनका जो पोर्ट एरिया वाला चीज था ना, जिसको मेरे ख्याल से ढोलावीरा, ढोलावीरा एंड लोथल, दो सिटीज थी ये वहाँ पे, ठीक है। देखिए, द हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड इनटू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया विद साइट्स लाइक ढोलावीरा एंड लोथाल located in the region of Gujarat. These sites demonstrate the Harappan expertise in urban planning, water management and maritime trade। देखो, मैरीटाइम ट्रेड उस टाइम भी था, हड़प्पा सिविलाइजेशन ने दिखाया, एज एविडेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ डॉक एंड चैनल। मतलब वो जो समुद्री वो नहीं होते, बंदरगाह, दैट्स व्हाट, ठीक है। सिंध। सो बेसिकली इस आंसर में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो हड़प्पा के मेजर सिटीज थी ना उनका कहाँ कहाँ एक्सपेंशन है और जोग्राफिकल रीजन कैसा था। और जो मैं क्वेश्चन की बात आपको शुरू से करता आ रहा था ना, तो वो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसके पतन के कारण क्या थे, मतलब किस वजह से वो सिविलाइजेशन एंड हुई। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, ठीक है। मैं आप कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके ऊपर वीडियो पक्का बनेगी। और कमेंट करके आग लगा दो गाइज, मैं पक्का बनाऊंगा उस पर। बट मेरी भी अब जिद है, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे वो वीडियो नहीं बनाऊंगा। The southern region of present-day Pakistan, particularly the province of Sindh, also featured prominent Harappa sites such as Mohenjo-daro, one of the largest and the well-known cities of civilization. Mohenjo-daro's impressive urban layout, advanced drainage system, and monumental architecture reflect the sophistication of Harappan urban life. So basically यार देखो, जो पंजाब में भी मैंने आपको बोला था ना, तो ये पंजाब सिंध आपने सुना होगा ना, बट ये कुछ पार्ट ना पाकिस्तान में भी चला गया। पहले क्या था कि सब मतलब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन नहीं था, जब पार्टीशन हुआ ना तो इसकी वजह से ये इधर उधर हो चुके हैं। सो बेसिकली अपने पास तो नहीं है अभी ये मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में है मॉडर्न डे के, ठीक है। चलिए, बलूचिस्तान। सम हड़प्पन साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द बलूचिस्तान रीजन ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये भी बलूचिस्तान भी पाकिस्तान में है, इंक्लूडिंग मेहरगढ़, one of the earliest agricultural settlement in South Asia. Although Mehergarh predates the mature phase of Harappan civilization, it provides valuable insights into the pre-urban roots of Harappan society.
सो बेसिकली जो भी एग्रीकल्चर वगैरह थे ना, तो वो सब मिले थे बलूचिस्तान, मतलब उसके जो भी रिमेन्स थे वो मिले थे। Northwest frontier. While Harappan civilization easternmost extent is less well defined, there is evidence of Harappan influence and trade network extending into northwest frontier regions of Indian subcontinent, including present-day Afghanistan and the border regions of Pakistan. Overall, the geographical spread of Harappan civilization encompasses a vast area in Indus Valley and its surrounding regions, showcasing highly organized urban society and sophistication, urban planning, craftsmanship, trade network, and cultural achievement despite its eventual decline in 300 BC. सो बेसिकली वो जो आंसर था ना वो डिक्लाइन के ऊपर ही है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना गाइज। और अगर चाहते हो कि तुम्हारा भाई इसके लिए वीडियो बनाए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। पीडीएफ 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 सब कुछ कर दूंगा मैं। The legacy of the Harappan civilization continues to influence the understanding of ancient South Indian history and culture. So बहुत हो चुका। अब लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, राइट एन एसे ऑन द अर्ली वैदिक पॉलिटी एंड रीजन। अब देखो मैं ना तीन आंसर पे श्योरिटी देता हूँ आपको हमेशा से ही। जो पहला है अपना कि archaeological sources helped in reconstructing the history, early Vedic period, later Vedic period। और उसके बाद जो फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो है कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये चार क्वेश्चन ना गारंटीड है जो हर बार आते हैं। और उसके बाद ना देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन ना 20 मार्क्स में 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी घबराना मत और अच्छे से पेपर करके आना। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना पेपर में, वो होता है कि लिख के आओ आप पेपर को, ठीक है? तो उसको जरूर करना। और एंड में एक वीडियो बना दूंगा मैं कि हाउ टू राइट क्वेश्चंस इन इग्नू एग्जाम्स, उसको जरूर देख के जाना यार, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं तुम्हें लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से हेल्प की, ठीक है? Write an essay on early Vedic polity and religion. Early Vedic polity and religion provide a fascinating glimpse into the foundation aspect of Indian society, spanning roughly from 500 BC to 600 BC. The early Vedic period was characterized by the composition of the Rig Veda, the oldest scriptures of Hindu, and the emergence of the distinct social and political structure. Here, an essay डिस्कसिंग द वैदिक पॉलिटी एंड रिलीजन। सो देखिए जो अपना अर्ली वैदिक पॉलिटी और रिलीजन है ना वो काफी ज्यादा झलक प्रोवाइड कराता है अपने इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है? और जो कि था 500 BC टू 600 BC के अराउंड। और जो अर्ली वैदिक पीरियड है ना उसको कैरेक्टराइज किया जाता है क्योंकि इस बात से कि उस टाइम में ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर माना जाता है अपने हिंदुज्म का, उसकी वो हुई थी, मतलब रचना हुई थी, कंपोजिशन हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्या था, सॉरी for the interruption, early Vedic polity. So the early Vedic polity was primarily tribal in nature, with society organized around the kingship ties and clan-based communities. At the helm of the political authority were tribal chiefs or chieftains known as Rajanas. These leaders held both secular and religious authority, presiding over tribal assemblies and ritual ceremonies. So basically जो अर्ली वैदिक पॉलिटी था ना वो थोड़ा ट्राइबल नेचर का था, मतलब उसके अंदर कबीले होते थे, कम्युनिटीज, और उनका जो हेड होता था वो होता था किंग, ठीक है? और ये जो किंग है ना इनको राजन्स भी कहा जाता था, जैसे पुराने भाषा में कहा जाता था राजन तो कितना भी कर ले तेरा बेटा सन्यासी होगा, जो गौतम बुद्ध के फादर को किसी सेंट ने कहा था, तो राजन्स कहा जाता था राजा को। उस टाइम उन्हें प्रोनाउंस किया जाता था राजन्स के नाम से। और उन्हें ना सेकुलर और रिलीजियस दोनों अथॉरिटी प्रोवाइड होती थी, ओके? सभा एंड समिति, देखिए पहले भी था और अभी भी था। तो सभा आप लोग जानते होंगे और समिति भी जानते होंगे। सभा के अंदर जो एल्डर्स होते थे और समिति के अंदर जो प्रोविजंस होते थे गवर्नेंस के, ठीक है? तो गवर्नेंस इन अर्ली वैदिक पॉलिटी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय टू की इंस्टीट्यूशन, द सभा एंड द समिति। द सभा was a council of elder comprised of the respected member of the community who advised the chief on the matter governance, dispute resolution and social welfare. The Samiti on the other hand was a larger assembly representing a broader community through decision consents, ठीक है गाइस? तो आई होप आप लोग को एक क्लियर होगा। मैंने पहले भी समझाया था, ये उस टाइम भी था, बट इसमें फर्क इतना है ना कि उस टाइम में जो किंग्स थे
उन और इस टाइम में उन्हें राजनाथ से प्रोनाउंस किया जाता था, ठीक है। और बेसिकली दोनों में सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं था, ये था रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। अब मैंने आपको कहा था ना कि उस टाइम में रिचुअल सेक्रीफाइसेस बहुत थे, बट जो उनका राइज हुआ था ना वो इस पीरियड से हुआ था, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड से ही था। तो देखिए, religions played a central role in early Vedic society with rituals and sacrifices forming the cornerstone of religious practice. The performance of yajnas, fire rituals, मतलब ये यज्ञ जो होते हैं ना उनको कहा जाता है यजनास, फायर रिचुअल्स एंड soma sacrifice was considered essential for maintaining cosmic order and ensuring prosperity of the community. Brahmin priests officiated these rituals, invoking deities such as Agni, fire god, and Indra, warrior of god, to seek divine blessing. और उस टाइम में ना इतने सारे भगवानों को नहीं माना जाता था, जो अग्निदेव, जो पंच तत्व थे ना अपने, उन्हीं गॉड्स को ज्यादा माना जाता था। और फिर उसके बाद जो भी होने लगा, लेकिन उस टाइम के मेन गॉड हुआ करते थे ये जो अपने इंद्र देव थे और अग्निदेव थे। आपने कृष्ण, लिटिल कृष्णा देखा होगा, उसमें भी देखा होगा कि इंद्रदेव को पूजा चढ़ती थी। सो बेसिकली इन्हीं सब चीजों की वजह से चढ़ती थी। और इस टाइम रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस इसलिए किए जाते थे ना क्योंकि इससे माना जाता था कि ब्लेसिंग्स मिलती थी। और ब्राह्मण्स जो डोमिनेट करते थे वो इस वजह से करते आ रहे हैं क्योंकि वो ये रिचुअल्स को परफॉर्म कराते थे, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि इस पीरियड की जो सबसे अच्छी बात, मतलब विशेष बात थी, स्पेसिफिकेशन थी, दैट वाज द कंपोजिशन ऑफ द ऋग वेदा, ठीक है। द ऋग वेदा कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिवर्ड of the Vedic scripture. It comprises hymns dedicated to various deities, natural spirits, and cosmic forces, reflecting the religious belief and world view of the Vedic peoples. The Rig Veda hymns offer insights into early Vedic society, its social organization, and its spiritual aspiration. So basically, इस पीरियड में ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ। और जो ऋग्वेद थी ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें फैक्ट्स प्रोवाइड कराती हैं डेटीज के बारे में, मतलब जो भगवान थे, नेचुरल स्पिरिट, कॉस्मिक फायर्स, और ये हमारे बिलीफ्स को बताई जा, जो वैदिक पीपल्स थे उनके बिलीफ के बारे में बताती है। और इससे हमें उस सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, सोशल स्ट्रक्चर। Early Vedic society was characterized by a simple structure divided into four main varnas or class. जो पोस्ट वैदिक मतलब जो बाद का है ना लेटर वैदिक पीरियड, उसमें तो थ्री थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास। बट जो ये पहले था ना इसमें एक शूद्र भी था। अब देखिए इनके वर्क्स क्या होते हैं, इन वर्क मतलब शूद्र, अगर आपको मैं बताऊं ये जो किस बेसिस पे किया जाता, तो वो कहा जाता था ना कि जो ब्रह्मा जी हैं उनकी वजह से सृष्टि का निर्माण हुआ, और ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण हुए, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, देह से ये जो वैश्य हुए जो व्यापार करते हैं, और उनके जो पांव थे इनसे ये शूद्र आए, ठीक है। ये चार चीजें। और इनके वर्क क्या थे, ब्राह्मण्स का काम पूजा पाठ, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई। क्षत्रिय मतलब जो युद्ध करेंगे और राज्य करेंगे, और वैश्य जो ट्रेड करेंगे, किसानी करेंगे, और जो भी काम होते हैं वो करेंगे, मतलब कल्चर वाले, आर्टिस्ट वाले। और शूद्र जो लेबर और सर्विस प्रोवाइडर, इन्हें सबसे नीचे रखा जाता था, काफी इनका एक्सप्लोरेशन किया जाता था। बट बाद में सब कुछ अच्छा हो गया, आगे हिस्ट्री पढ़ोगे आप लोगों को सब पता चलेगा, है ना। और यही हायरार्की थी। और इसको किस बेस पे रखा जाता था, बर्थ और वर्नास हैविंग स्पेशल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। पहले ना ज्यादा ही उसके ऊपर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर होता था, ठीक है। वो तो बाद में सब चेंज हुआ। अर्ली वैदिक रिलीजन्स, अब देखिए पॉलिथिज्म। अर्ली वैदिक religion was a polytheist with a pantheon of deities representing various aspects of nature, cosmic, human experience. The Rig Veda contains hymns dedicated to gods such as Indra, god of thunder and war, Agni, god of fire, Varuna, god of order and cosmology, and Soma, god associated with the sacrifice ritual drink, ठीक है। तो ये जो भी डेटीज थी, मतलब देवी देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी, उसके बारे में, है ना। नेचर वर्शिप, उस टाइम में नेचर का हम लोग वर्शिप करते थे, धरती माता और सूरज, रिवर्स, ये जितनी भी चीजें थी ना इनकी। द वैदिक पीपल्स रिवर्ड द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड वर्शिप्ड नेचुरल फिनोमिनन सच एज द sun, moon, river, and storm. These deities were believed to possess divine power and influence over human affairs, and rituals were performed to appease and honor them. Okay.
आई होप क्लियर होगा यार। ये नेचर की वर्शिप है, और जो भी हमारे नेचर में प्रेजेंट है, सन मून अर्थ, इनको इनकी प्रे की जाती थी और इनको एसोसिएट किया जाता था डिवाइन पावर से, ठीक है। और इनके लिए वो चीजें की जाती थी, जैसे गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण ने शुरू की थी। लेकिन उससे पहले क्या था कि इंद्रदेव को चढ़ता था, तो उन्होंने कहा मतलब नेचर की पूजा की जाती थी। बेसिकली आप इतना ही समझना यार, क्यों इतना कंफ्यूज करना आपको भी। सेक्रीफाइजल रिलीजन्स, सेक्रीफाइस यजनास, ये जो यज्ञ होता है, ठीक है, was the central ritual practice in the early Vedic religion, serving as a mean of communication with the divine and fostering cosmic harmony. Sacrifices offering including grains, ghee, clarified butter and soma, ritual drink, शराब बेसिकली। बट ये दूसरी तरीके से वो वाला मत समझना यार, सो सॉरी फॉर दैट वर्ड। बट ये रिचुअल ड्रिंक बार बार आ रहा था ना, तो मैं आपको वो बोलना चाहता था। were offered to into the sacrificed fire as the oblation to the god, not that drink, I'm sorry guys, फिर से, ठीक है। बेसिकली ये सारी चीजें थी जो चढ़ाई जाती थी। सेक्रीफाइस रिलीजन, कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ, और उस टाइम भी ना ये जो कर्मा और रीबर्थ था ना, ये चलता था कि मतलब जो आप कर्म करेंगे ना उसके हिसाब से आपका जन्म होगा। ऑल्थो नॉट फुल्ली डेवलप्ड इन द वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड्स, द सीड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एंड रीबर्थ, samsara can be found in the Vedic thought. Action performed in the life were believed to have consequence in future life. The cycle of birth, death, and rebirth was seen as a fundamental aspect of the existence. So basically आप जो कर्म कर के आए हो पिछले जन्म में, उसी कर्म का फल भोग रहे हो। अगर आपको चीट मिल रहा है तो आप पहले चीट करते हुए आए हो। ये कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, इस जन्म में चीट कर दो, अगले जन्म में भी चीट मिलेगा। ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। या तो अच्छे मार्ग पे आ जाओ, ठीक है, दो में से एक चीज कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, द अर्ली वैदिक पीरियड लेड द फाउंडेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, शेपिंग इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लैंडस्केप। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, कमेंट करो। पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इतना पढ़ के जाओगे ना अच्छे से, यही रट्टे मार दोगे ना नोट्स, 80 मार्क्स के अराउंड आप आराम से स्कोर करोगे। 100 की गारंटी नहीं दे सकता मैं, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डेंस है। 100 कितना भी कर लो नहीं मिलने का, 60 या 70 इतने में रहोगे। और अगर इतना करके जाओगे ना, 80 मार्क्स का पेपर आपको आएगा, और जो मार्क्स आए भगवान भरोसे, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। चलिए आगे शुरू करते हैं। द ट्राइबल पॉलिटी सेंटर्ड अराउंड chieftain and assemblies were religious. Life revolved around this ritual sacrifice and devotion or to a pantheon of deities. The Rigveda witness its hymns and prayers serve as the testament and of the spiritual aspiration and cultural achievement of the Vedic. Overall, the early Vedic polity and social provides valuable insight to the origins of the Indian civilization and enduring legacy ऑफ वैदिक थॉट एंड कल्चर। सो बेसिकली जो अर्ली वैदिक पीरियड है ना, हमें हमारे इंडियन सिविलाइजेशन के थॉट्स एंड कल्चर्स के बारे में बताता है, और जो इसके अंदर ऋग्वेद की इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा रही। और इसके थ्रू ना हम पूरा एक अंदाजा, ओवरव्यू क्रिएट कर पाते हैं। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और यार 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कराओ। और इंग्लिश मीडियम वालों, आप लोग के लिए स्पेशली अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं उसको भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, संख्या 5000 क्रॉस हो जाए। आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। वर्बली क्वेश्चन चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे।